फरवरी के आसपास हमने एक बैच स्टार्ट किया था, ठीक है, वो अभी चल रहा है, 2 यूनिट बची हुई है ना। तो इसमें जो पढ़ेंगे वो इससे ज्यादा ही पढ़ेंगे, समझो पहली चीज। जो भी क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे तो वो कम नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। पर फायदा उनको ज्यादा होगा। डिमोटिवेट किसी नहीं करे, अरे सर हम अभी आ गए तो नुकसान बता रहे, उनको ज्यादा फायदा होगा जो एक बार पढ़ चुके हैं, चाहे यहां पढ़ चुके हो चाहे घर में सेल्फ स्टडी कर चुके हो। तो जो भी 2 बार 3 बार पढ़ता तो उसको तो बेनिफिट होगा, ये तो सबको मानना पड़ेगा। तो इसमें ये नहीं होगा कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा ही 2-4 पॉइंट बताए जाएंगे। तो जो आज से क्रैश कोर्स की क्लासेस होंगी उसमें जो पहले फुल बैच चल रहा तो उससे ज्यादा ही क्लासेस होंगी, बस स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी। स्पीड मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप नॉर्मल क्लास में 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर दोगे, या एक बार पढ़ाओगे दूसरी बार उसका रिवाइज करा दोगे, इसी को स्पीड बोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा कि 1.5 या 2 की स्पीड में चल रहा होगा, टीचर बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, वैसे ही बोलेगा वैसे ही पढ़ाएगा, पर जो रिवीजन होगा वो उतनी बार नहीं होगा, बस इस तरह से होगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा ही पॉइंट मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज तो मैंने पिछले क्लास में तो नहीं बताया, पर मैं आपको हर बार टॉपिक बता दूंगा कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो जो लोग पढ़ चुके हैं या जिनके पास नोट्स हैं या पीडीएफ भी हम डाल देंगे, वो पढ़कर एक बार आ जाना, जिससे वो अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्लियर? तो और हर यूनिट में बराबर समय नहीं लगेगा, कुछ यूनिट को रिवाइज करने में 8 से 10 दिन लग सकता है, कुछ यूनिट को रिवाइज करने में 3 से 4 दिन लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हर यूनिट में बराबर टाइम लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस यूनिट में समझाने वाला ज्यादा है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जिसमें फैक्ट ज्यादा है उसमें टाइम कम लगेगा। फैक्ट में केवल ये बताएंगे कि भाई ये इतने टन है, इतना ये है, जैसे क्रॉप्स वगैरह है, फसलें, तो गेहूं कितना हुआ, मसाले कितने हुए, फूल कितने हुए, ये सब अपन फैक्ट याद करेंगे। तो हम पहले से बता देंगे, पीडीएफ डाल देंगे, पढ़ के आना, एक बार मैं बता के दोबारा रिवाइज करके पुछाई कर लूंगा तो वो याद हो जाएगा। तो जिस जिस यूनिट में फैक्ट्स ज्यादा होंगे वहां थोड़ी सी रिवीजन जल्दी हो जाएगा, क्लास जल्दी होगा। जहां कॉन्सेप्ट्स होंगे वहां रुक कर आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हर यूनिट में अलग अलग टॉपिक है, बस अपना है कि 75 से 80 क्लास में ये पूरा करना है। ये टारगेट है 75 to 80। इसमें PYQ वगैरह बताते चलेंगे और करवाते चलेंगे, हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, इससे ये आया, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये होती जाएगी। क्लियर? चलो, अब जैसे आपको क्या कैसे कराएंगे ये आपको बता दे रहे हैं। ये यूनिट 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा, और जिस टॉपिक का टेस्ट होगा उससे पहले कंप्लीट होता जाएगा। तो आपका जो टेस्ट सीरीज है, तो जितने तारीख से टेस्ट होगा उससे पहले तक ये खत्म होते जाएंगे ना। तो यूनिट 1 का टेस्ट कब है? 9 को, तो 9 के पहले खत्म हो जाएगा, 9 को पहले टेस्ट के पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट बी का ही रिवीजन होना है। पार्ट ए में जो दिक्कत होगी उसकी कोई मैराथन क्लास व्लास ले लेंगे, बस ये हो सकता है कि पार्ट ए में जिस टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही हो उसकी मैराथन क्लास वगैरह कुछ ले लेंगे, है ना। सुनो, ये आपका टॉपिक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम, ये 3 क्लास चलेगी, आज कल और परसों 3 क्लास है। समझने वाला इसको पहले पढ़ाएंगे। इस 3 दिन के बाद हिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रिजर्वेशन, ट्रेडिशनल फूड, ट्राइबल फूड, ये 2 दिन या 3 दिन चलेंगे, 3 2 5, और प्रॉपर्टीज ऑफ फूड ये 1 या 2 दिन चलेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम ये 3 दिन चलेगा, आज कल और परसों, ये 3 दिन चलेगा। 2 दिन ऊपर का 5 या 3 दिन मान लो 6 और नीचे 2, तो ये यूनिट 7 से 8 क्लास में होने वाली है। ठीक है, बस आपको पहले थोड़ा सा बता देंगे, आप पढ़ के आओगे तो आपके लिए वो रिवीजन टाइप का पूरा हो जाएगा। जो लोगों ने नहीं किया उनको हम पहले से नोट्स दे देंगे, तो आप पढ़ के आ जाना। क्लियर? तो लगभग 8 क्लास में 7 क्लास में हो जाएगा, कुछ जो छोटी होगी वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो आपको क्या करना, पढ़ के आना है, और ये लास्ट मौका है, इसके बाद फिर रिवीजन का मौका उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो आज 1 तारीख को क्रैश कोर्स है, अब यही आखिरी मौका मान लो, क्योंकि अब तो पेपर टलने वाला नहीं है ना। ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं लगाए बैठे कि कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो अपना पेपर दिसंबर में ही है, अपने तय समय पर है। अब हमें ये लास्ट मौका, अब इसको हम 2-3 बार जितना पढ़कर आए ठीक है। पार्ट बी क्रैश कोर्स में होगा, ठीक है।
पार्ट ए के जो टेस्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से अपना रिवीजन करता शुरू कर देना ना। जैसे 7 तारीख को पार्ट ए का ही पहला टेस्ट है, हाँ तो उसका रिवीजन करना शुरू कर देना। पेपर क्योंकि बन चुके हैं ना मैक्सिमम, तो मैं देख लिया अच्छे क्वेश्चन है। हाँ तो जो नहीं हुए वो कराएंगे ना, तो ऑफलाइन आ सकते, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं ना, सबको परमिशन है। चलिए, तो अपन को आज कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना है थोड़ा सा, है ना। अभी 2-3 दिन तक जो अपनी यूनिट 6 चल रही, 2-3 दिन तक नहीं चलेगा ना, एक पैनल खराब हो गया तो 2-3 दिन तक नहीं चल पाएगा। 2-3 दिन बाद के वापस अपना 2 या 3 दिन तक वो क्लास नहीं चलेगी। अभी 3 से 4:30 तक अपनी क्लासेज एक क्रैश कोर्स बाद चलेगी। 2-3 दिन में वो यूनिट 6 वाली क्लास वापस आ जाएगी। सितंबर तक आपका पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो, सबसे पहले अपन को पढ़ना है। अब देखो टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, और कोई भी टॉपिक कोई भी चीज नहीं छूटेगी। देखो उन्होंने ये बोला है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट है, विटामिन है। ऐसा लग रहा है मैं 100-200 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहा हूं। देख रहे हैं कैसा क्वालिटी है पीएससी ने डाल रखी है। ऐसा लगा हड़प्पा की खुदाई में ये मिला था, जिसको अभी जेम्स प्रिंस से पढ़ने की, अशोक केवले को पढ़ने की कोशिश कर। तो सोचो, अभी बिलीव कर सकते 1 महीने पहले ये पोस्ट डली होगी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम, अब ये सिलेबस में लिख दिया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और एंजाइम। इसमें इन्होंने कहा कि हमें इन सब का क्या पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर 1, क्लासिफिकेशन 2 और फंक्शंस 3। तो सिलेबस में साफ साफ लिखा है इनका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और इनके फंक्शंस। इनके अलावा इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना पहले तो। दूसरा, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है कि इनको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। किसको किसको? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स और मिनरल्स। तो हमारे पास फिक्स है कि हमें किसका स्ट्रक्चर, किसका क्लासिफिकेशन और किसका फंक्शंस पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स, इतनों के स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और एंजाइम्स पढ़ना है। और हमें किस किस का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, विटामिन्स का, फाइबर्स का और मिनरल्स। इनकी मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, कैसे ये डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। तो जैसा सिलेबस में लिखा बस उसको कंप्लीट करते जाने हैं, ये कंप्लीट है। क्लियर? जब हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे तो उसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह कार्बोहाइड्रेट के साथ ही पढ़ लेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका डाइजेशन, उसका ये सब हम उसके साथ ही पढ़ लेंगे, है ना। अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना। चलो, सबसे पहले अपन सबका एक बेसिक आइडिया दे देते हैं, ठीक है, डाइजेशन वगैरह का। तो जब भी हम कोई फूड लेने वाले हैं तो उसमें 6 चीजें रहती है, खाने में 6 चीजें रहती है। खाने में एक रहता है कार्बोहाइड्रेट, खाने में एक रहता है प्रोटीन, खाने में रहता है फैट, बसा, मिनरल्स मतलब खनिज लवण, विटामिन्स मतलब और वाटर। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें 6 चीजें रहती हैं, है ना। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, 6। इनमें से ये 3 चीजें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, जटिल होती हैं। ये 3 चीजें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जब भी हम इनको खाते हैं तो फूड में इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल। जटिल मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट को देख लो, चाहे फैट को देख लो, चाहे प्रोटीन को देख लो। तो जब आप 6 चीजों को देखते हो तो 3 होते हैं बिल्कुल सिंपल और 3 होते हैं कॉम्प्लेक्स। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो जो चीज कॉम्प्लेक्स होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में डाइजेस्ट होती है। ध्यान से समझना, जो भी हम कॉम्प्लेक्स चीजें लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, इन सारी कॉम्प्लेक्स चीजों का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। और इंटेस्टाइन में भी एक पार्ट है जिसे बोलते हैं डियोडेनम में होता है। तो हम जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं उसमें अधिकतर चीजें डियोडेनम में डाइजेस्ट हो जाती है। बिल्कुल समझ में आ गई।
ठीक है, तो हम जो भी खाना खाएंगे 6 चीज, क्योंकि सब सिलेबस में विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, प्रोटीन सब कुछ है। तो हम जब भी खाना खाते हैं उसमें 6 चीज होती है, 6 में से 3 कॉम्प्लेक्स है, 3 सिंपल है। जो भी कॉम्प्लेक्स होती है हमें उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। जो भी जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना पड़ता है। इसी प्रोसेस को डाइजेशन या पाचन कहते हैं। और इसका जो मैक्सिमम पोर्शन, अधिकतम भाग है, वो डिओडेनम में कंप्लीट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम कहां होती है? डिओडेनम। क्लियर? अब जो भी डाइजेस्ट हो जाता है, जो भी डाइजेस्ट हो जाता है इन कॉम्प्लेक्स में, ये डिओडेनम के बाद जो अगला पोर्शन है वो है जेजुनम। और जेजुनम से जी ज्यादातर चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अवशोषित होती हैं। तो छोटी आंत का जो पहला पार्ट है वो है डिओडेनम, और यहीं पर ज्यादातर चीजों का डाइजेशन करते हैं। और जब वो डाइजेशन हो जाता है तो अगले भाग में ज्यादातर चीजों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हालांकि हमें यह भी पढ़ना कि एब्जॉर्प्शन होता कैसे, सिलेबस में लिखा ना, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब पढ़ते हैं। इसके बाद जब ये छोटी आंत खत्म हो जाती है तो वो चीजें जिनके डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जो ऑलरेडी सिंपल होते हैं, जो ऑलरेडी बहुत सरल होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे विटामिन, जैसे कि मिनरल्स, और जैसे कि वाटर। ये तीनों को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और इनका बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन या अवशोषण हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ब्लड में पहुंचना। तो जब न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व इंटेस्टाइन से ब्लड में पहुंचेंगे तो हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं खाने में, कुछ चीजें सिंपल होती हैं। जो कॉम्प्लेक्स होती है उनको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद डिओडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ही अगला पार्ट जेजुनम होता है, वहां से हम क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर जिनके जिनके पाचन के डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती उन सबको हम लार्ज इंटेस्टाइन से सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जिनको डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है, ये डाइजेस्ट डिओडेनम में होते हैं और एब्जॉर्ब जेजुनम में होते हैं। क्लियर? डाइजेशन इन सब का क्या हो रहा है? डिओडेनम में। ठीक है, और यहां जेजुनम में एब्जॉर्ब हो जाता है। पर जिनका डाइजेशन नहीं होता वो कहां तक पहुंच जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, और वो वहां से एब्जॉर्ब होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? चाहे आप जहां भी देखें, जेजुनम देख लें, इलियम देखें, छोटी आंत देख लें, तो यहां हमेशा इनकी सरफेस पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिले होंगे। ठीक है, एक जस्ट एक कॉमन आइडिया ले रहे हैं। क्या होता है जब भी कहीं आपको फोल्ड मिल जाए तो एक ही चीज समझना, फोल्ड का मतलब होता है कि सरफेस एरिया बढ़ाना है। सोचो, अगर आपको कोई बोले कि इतनी सी जगह पर कोई चीज रखनी है बहुत बड़ी, तो आप सीधे तो नहीं रख सकते उसको, केवल कैसे रख सकते हो? फोल्ड करके। तो जब भी किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ाना होता है तो उसे फोल्ड बना देते हैं। तो आंत जो होती हमारी उसमें से फोल्ड होते हैं, इन्हें बोलते हैं विलाई। और विलाई के अंदर और फोल्ड होते हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रो विलाई, बाकी एब्जॉर्प्शन में देखेंगे। तो वहीं से ये सब एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो हमने अभी छोटी आंत से बोला एब्जॉर्ब होता, तो ये सीधे एब्जॉर्ब नहीं होता। जहां ये एब्जॉर्ब हो रहा होगा वहां बहुत सारे फोल्ड होंगे जिन्हें बोलते हैं विलाई और माइक्रो विलाई। हिंदी में रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। ठीक है, विलाई और माइक्रो विलाई पढ़ लो, बाकी डिटेल्स अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? अब जब भी इंसान खाना खाएगा तो खाना खाते समय उसे ध्यान रखना 3 चीजों का डाइजेशन करना। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनमें से माउथ में इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। कैसे होता है ये अपन आगे देखेंगे, जस्ट प्रोसेस, एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। तो जब भी कोई इंसान खाना खाएगा तो उसमें 3 में से एक का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो माउथ में शुरू होगा, इसके बाद जब ये खाना स्टमक में पहुंचेगा तो इस स्टमक में कार्बोहाइड्रेट भी पहुंचेगा, इसमें फैट भी पहुंचेगा
और इसमें प्रोटीन भी पहुंचेगा। और यहां लेकिन स्टमक में किसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा? तो जब आप माउथ में, मुख में खाना होता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और जब स्टमक में खाना पहुंच जाता है तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और जैसे ही ये पूरा खाना कहां जा रहा है? स्टमक। जैसे ये पूरा खाना छोटी आंत में पहुंच जाता है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनमें इन तीनों का ही डाइजेशन हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है सब जगह सबका डाइजेशन नहीं होता। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में प्रोटीन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडनम में, अपन ने अभी पढ़ा ना सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां हो रहा? डिओडनम। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा? जेजुनम। तो जैसे ही डिओडनम में पहुंचता है तो तीनों का डाइजेशन, बाकी अपने सिलेबस में डाइजेशन है तो डाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। जो भी अपन पढ़ेंगे अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। ये सीधी सी बात है, अगर आपसे नहीं बनेगा किसी का नहीं बनेगा। पर वो टॉपिक केवल उसका बन सकता है जिसने वो डाइटरी से ही एमएससी पीएचडी कर रखी है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे, पर उससे बाकी यूनिट नहीं बन रहे होंगे। कई बार ऐसे होते हैं ना जिसने कोई ऐसी डिग्री विग्री कर रखी है जो पीएचडी वीएचडी करके आ गया है और बहुत सारा, उसको उस टॉपिक का हो सकता है आपसे नॉलेज, पर जो जनरली एक बीएससी का या मेडिकल का या एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो अपन उतना लेवल पढ़ लेंगे, हाइस्ट जो जितना पढ़ता हो, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। चलो क्लियर, समझ में आ गया। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 का हमें डाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर सबका पढ़ना है। तो इनमें से हम सबसे पहले उठाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अपन हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। इसको अपन अलग तरीके से बोल सकते हैं, या तो मैं बोल दूं कार्बन हाइड्रेट है, या मैं बोल दूं हाइड्रेटेड कार्बन है, एक ही बात है। नाम लिखा ना कार्बोहाइड्रेट, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रेट आगे रख दूं और कार्बन पीछे रख दूं, तो हो गया हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी हो, नमी वाला। हाइड्रेटेड कौन होता है? जिसमें पानी हो, और ये क्या है? कार्बन है। तो हाइड्रेटेड कार्बन को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो नाम से ही समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब पानी, कार्बो मतलब कार्बन। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ क्या जुड़ा हो? पानी जुड़ा हो, उसी को क्या बोल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो पहला सवाल पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो हाइड्रेटेड कार्बन है तो कार्बन तो हो गई, प्लस पानी है तो CHO भी होगा। तो क्वेश्चन आएगा हाइड्रोकार्बन में, वो कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीज पाए जाना आवश्यक या एसेंशियल नहीं है? तो इन 3 के अलावा जो भी है वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का नाम ही है ऐसा कार्बो जो हाइड्रेट है, उसी को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं कहूंगा CH2O, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ H2 है। तो अगर कोई से पूछे आपसे कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे CH2O, कार्बन जो हाइड्रेटेड है, कार्बन जिसके साथ पानी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रेटेड है। कार्बन हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब पानी है, तो मैंने वही लिख दिया कार्बन जिसके साथ पानी है। तो आप नोटिस कर लो, आप कोई भी फॉर्मूला लिखो, 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक बचेगा, ये कितना बचेगा? 2, और ये कितना बचेगा? 1। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिख दो, वो आपको हाइड्रेटेड कार्बन ही दिखा रहा होगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर किसी हाइड्रेटेड कार्बन में मैं 6 का मल्टीपल कर दूं तो वो ग्लूकोज बन जाएगा। तो पहली चीज ये समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला पूछ लेगा तो बता दोगे, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा इस तरह से कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, मतलब इस तरह से
कोई भी एक दे के पूछेगा कौन सा, तो आपको तो याद रखना है कि ऐसा कार्बन जो कैसा है, हाइड्रेटेड है। पानी वाले कार्बन को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो पहली चीज तो ये हमें समझ में आ गया कि नाम इनका कार्बोहाइड्रेट क्यों रखा गया, ठीक है। और इनका हमें यह भी समझ में आ गया कि एक जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा नाम है इनका सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को ही एक और नाम देते हैं सैकेराइड। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट नाम है, उसका नाम का वजह हमें समझ में आ गया कि क्यों हम इनको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। दूसरा नाम है इनका सैकेराइड। सैकेराइड वर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ग्रीक में एक शब्द चलता है सैकरोन, और इस ग्रीक वर्ड सैकरोन का मतलब होता है मीठा। तो अगर कोई पदार्थ स्वाद में मीठा है तो उसे ग्रीक में सैकरोन बोलते थे, और उसी सैकरोन की वजह से हमने इंग्लिश में क्या बोलना शुरू कर दिया, सैकेराइड बोल दिया। तो कार्बोहाइड्रेट चूंकि स्वाद में मीठे होते हैं इसलिए हम उनको सैकेराइड भी बोलते हैं, क्योंकि सैकेराइड वर्ड ग्रीक के सैकरोन से लिया गया है, जिसका मतलब है स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन इनमें हाइड्रेटेड होता है। सैकेराइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब किसी भी सैकेराइड में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, मतलब एक शुगर है, 2 शुगर है, 3 शुगर है। तो अगर केवल एक सैकेराइड है या एक शुगर है तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। एक से ज्यादा है पर 10 से कम है तो उसे, और अगर 10 से भी ज्यादा है तो उसे। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें कितनी शुगर यूनिट होती है, शुगर यूनिट है ना, तो एक साइकिल पूरा कितना है, तो किसमें कितनी शुगर है, उस आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट के 3 डिवीजन कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब 1 शुगर, ओलिगोसैकेराइड मतलब 1 से ज्यादा पर 10 से कम शुगर, और पॉलीसैकेराइड मतलब 10 से ज्यादा शुगर। ये क्लियर। तो हम कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन भी कर सकते हैं, उसमें शुगर कितनी है, 1 वगैरह सब। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, क्योंकि सिलेबस में रखा हुआ है क्लासिफिकेशन बताना है, तो अगर हम इनमें शुगर यूनिट देखना चाहें तो हम कार्बोहाइड्रेट के शुगर यूनिट के नंबर के बेस पर 3 डिवीजन कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड जिसमें कितनी है, ओलिगो मतलब 1 से ज्यादा पर 10 से कम, और पॉली का मतलब जिसमें 10 से ज्यादा हो। तो ये नाम हो सकते हैं। अब इनमें से हम सबसे पहले उठाते हैं मोनोसैकेराइड को। इनमें सबसे पहले मोनोसैकेराइड को उठाते हैं। 10 वाले को तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी बोला 10 को पॉली, और जनरल में किताबें कहती है 10 से ज्यादा को पॉली। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, अब तो रख लो 10 से ज्यादा वाले को पॉली बोलेंगे ना। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है कि या तो ऐसे सीधा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आपने देखा होगा ना केमिस्ट्री की किताबों में, ऐसे कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं। तो मोनोसैकेराइड या तो सीधे स्ट्रक्चर जिन्हें हिंदी में रेखी या एलिफेटिक बोलते हैं, या फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिन्हें साइक्लिक या चक्रीय। तो जो मोनोसैकेराइड है अगर छोटा है, कम कार्बन है, 3 कार्बन 4 कार्बन इस तरह का, अगर छोटे मोनोसैकेराइड है तो वो सीधी रेखा में मिलेंगे साइक्लिक। पर अगर ज्यादा कार्बन है 5 6 7, जैसे ग्लूकोज में कितने कार्बन है 6 है, तो वो मोनोसैकेराइड, एक ही शुगर है पर कार्बन उसमें कितने लगे हुए हैं 6। तो अगर किसी में 4 या 4 से कम होते हैं तो वो मोनोसैकेराइड सीधी रेखा में पाया जाता है, रेखीय होता है, लीनियर होता है। और 4 से ज्यादा होने पर वो हमेशा साइक्लिक होता है। जैसे ग्लूकोज कभी तुम्हें लीनियर नहीं मिलेगा, जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह कुछ बना के दिखा देगा, तो वो साइक्लिक टाइप का होगा। तो मोनोसैकेराइड लीनियर भी हो सकता है और मोनोसैकेराइड साइक्लिक भी हो सकता है, वो रेखीय भी हो सकता है और वो चक्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है कार्बन कम है कि ज्यादा। 4 या 4 से कम कार्बन होंगे तो वो लीनियर होगा,
4 से ज्यादा में कभी भी कोई मोनोसेकेराइड लीनियर नहीं मिल सकता, हमेशा चक्रीय मिलता जाएगा। इस तरह मतलब हमने उनका शेप भी देख लिया कि मोनोसेकेराइड की आकृति कैसी होती है, दोनों तरह की आकृति हो सकती है। जब आप मोनोसेकेराइड को देखोगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में कार्यात्मक समूह है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटिक एसिड, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शनल हैं। इस पर इनके पास 2 फंक्शनल है। मोनोसेकेराइड में आपको 2 फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, या तो इनमें CHO मिलता है, CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। और ऐसा कोई भी मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइड है उसे एल्डोज बोलते हैं। ऐसी कोई भी मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसे एल्डोज बोलते हैं। और अगर किसी मोनोसेकेराइड में H ना हो कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड हो तो समझ जाना वो एल्डिहाइड ना होकर कीटोन है। और अगर किसी शुगर में कीटोन है तो उसे कीटोज बोलते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड होती है उसमें कार्बन के साथ एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन। हम कैसे पहचाने, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा एल्डिहाइड होगा और डबल बॉन्ड होगा तो कीटोन होगा, वो बिल्कुल फिक्स ही है। ध्यान समझो, अगर कार्बन के साथ केवल ऑक्सीजन लगा हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोन, और दोनों लगे हुए तो उसे क्या बोलते हैं, एल्डोज। अब यहां ध्यान से समझो, अगर ये दोनों फ्री है, यहां ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों टूट सकते हैं तो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर या अपचाई शर्करा। अगर एल्डोज और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन फ्री है, फ्री का मतलब बॉन्ड तोड़ सकते हैं, तो ऐसी शुगर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। और अगर ये फ्री नहीं है, बाउंडेड है, तो इसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। अब यहां ध्यान से समझना, अनपचाई। पहली चीज, शुगर में कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, 2। कौन कौन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डोज और कीटोन हो सकते हैं। अगर ये दोनों फ्री है, मतलब ये अगर पानी में घुलने पर शुगर से अलग हो सकते हैं, तो ऐसी शुगर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। और अगर वो फ्री नहीं है, बाउंड ही रहेंगे और शुगर से अलग नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग। तो अपन दोनों तरह पढ़ेंगे कि कौन रिड्यूसिंग है और कौन। तो पहले तो हमें पढ़ना है कि मोनोसेकेराइड में कौन एल्डोज है और कौन कीटोज है। तो मोनोसेकेराइड, तो शुगर कितने तरह की होती है, 3। शुगर यूनिट के आधार पर, शर्करा इकाइयों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 तरह की होती है। अगर एक शुगर यूनिट तो मोनोसेकेराइड, 1 से ज्यादा है तो ओलिगोसेकेराइड, और 10 से ज्यादा है तो। मोनोसेकेराइड में फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, 2। अगर एल्डिहाइड है तो उस मोनोसेकेराइड को एल्डोज बोलेंगे, और कीटोन है तो कीटोज बोलेंगे। अगर ये दोनों फ्री हैं तो रिड्यूसिंग बोलेंगे, और दोनों अगर फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग, अनपचाई बोलेंगे। यहां तक याद हो गया। इसके बाद हमें मोनोसेकेराइड पढ़ना है कि कौन एल्डोज होता है, कौन कीटोज होता है। अब यहां समझो, जो मोनोसेकेराइड होता है वो 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है और 7 वाला। तो जो मोनोसेकेराइड है ये 3 से कम या 7 से ज्यादा में नहीं मिलता। मोनोसेकेराइड मतलब एक शुगर, अब उस एक शुगर में कितनी कार्बन है, अलग अलग है। तो मोनोसेकेराइड में मिनिमम कार्बन कितने होते हैं, 3, और मैक्सिमम कार्बन कितने होते हैं, 7 या 7। तो मोनोसेकेराइड का जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो 3 से लेकर 7 मिलते हैं। अगर किसी मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन, 3 शुगर यूनिट नहीं, मोनोसेकेराइड बोलते ही आप समझ जाओ शुगर यूनिट कितनी होगी, 1। जिनमें शुगर यूनिट 1 होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, मोनो। बस उस एक शुगर यूनिट में कितने कार्बन है, तो अगर 3 कार्बन हुए तो ऐसी मोनोसेकेराइड को ट्रायोज बोलते हैं।
अगर 4 हुए तो टेट्रोज बोलते हैं, 5 हुए तो पेंटोज बोलते हैं, 6 हुए तो एक्सोज बोलते हैं, और 7 हुए तो हेप्टोज। तो मोनोसेक्राइड में और भी डिवीजन किए जा सकते हैं, उनमें कितने कार्बन हैं इस बेस पर। तो मोनोसेक्राइड के डिवीजन हम कर सकते हैं 3 से लेकर 7 तक। अब अपन को ट्रायोज में दोनों पढ़ना है। ट्रायोज में एल्डोज कौन है और ट्रायोज में, मतलब हमें एक ऐसे 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड भी मिल सकता है जिसमें एल्डिहाइड हो, एल्डोज हो, और ऐसा 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड मिल सकता है जिसमें कीटोन हो। ऐसी हमें ऐसा टेट्रोज भी मिल सकता है जो एल्डोज हो, और ऐसा टेट्रोज भी मिल सकता है जो, तो पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप कर दिए, मोनो, ओलिगो, पॉली। पर मोनो के भी बहुत सारे टाइप कर दिए, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज, ये किसके टाइप है? मोनोसेक्राइड। फिर इन सब के भी 2-2 टाइप कर दिए। ट्रायोज में एल्डोज कीटोज, टेट्रोज में एल्डोज कीटोज, पेंटोज में एल्डोज कीटोज, हेक्सोज में एल्डोज कीटोज, और हेप्टोज में, ये डिवीजन समझ में आ गए? क्लियर? अब हमें इन सबको लिख लेना है कि भैया कौन कौन से होता है। तो हमें कार्बन एटम के आधार पर लिखना है। जैसे 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ट्रायोज बोलते हैं। अब ट्रायोज में एल्डोज का उदाहरण कौन होगा? ग्लिसरेलियम। ट्रायोज में, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड। तो ऐसा एक ट्रायोज बताओ जिसमें एल्डिहाइड हो, तो आंसर है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा, ग्लिसरेल्डिहाइड। वो कह रहा भाई मेरे अंदर एल्डिहाइड है, बस इतना याद रख लो मैं 3 कार्बन वाला हूं। और उन्होंने कहा ऐसा कीटोन जिसमें 4 हो, उसके नाम से ही दिख रहा कीटोन, एसीटोन। वो बोल रहा है कि भाई मेरी टोन से समझ जाओ कि मेरे अंदर कीटोन है, उसका नाम ही है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये दोनों कितने कार्बन वाले हैं? 3, क्योंकि ये दोनों किसके उदाहरण है? बस एक एल्डोज का उदाहरण है और एक कीटोज का उदाहरण है। क्या हो गया? और जब मैं ऐसा करना चाहूंगा चमत्कार, तब नहीं होगा। कुछ तो हुआ था यार, है ना? हाँ, ये वाला 4 वाले को हमने क्या बोला था? टेट्रोज। 4 वाले को हमने बोला था टेट्रोज। अब टेट्रोज में एल्डोज कीटोज दोनों हो सकते हैं। 4 वाले एल्डोज को बोलते हैं एरिथ्रोज, और 4 वाले एरिथ्रोलोज। तो अगर एरिथ्रोज याद हो गया तो एरिथ्रोलोज तो याद हो ही जाएगा, है ना? इसके बाद 5 वाले को क्या बोलते हैं? पेंटोज। क्या कर रहे हैं? पेंटोज। इसमें राइबोज और राइबुलोज, बस यू लगा देना। इरिथ्रोज की जगह इरुथ्रोलोज, राइबोज की जगह राइबो, तो ओ की जगह ऊ कर देना है ना? ओ की जगह यू कर देना, वो अपने आप एल्डोज से कहां बदल जाएगा? देखो ना, थ्रो था थ्रू हो गया, बो था बू हो गया, है ना? अगला है 6 वाले को क्या बोला था? हेक्सोज। हेक्सोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये एल्डोज का उदाहरण है। और तो इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। क्लियर हो गया? और 7 वाला क्या होता है? हेप्टोज, ग्लूको हेप्टोज और सैडो हेप्टोज। क्लियर हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? 3। एक शुगर यूनिट वाला, एक से ज्यादा वाला, 10 से ज्यादा वाला। पर मोनोसेक्राइड कितने तरह के होते हैं? 3 से लेकर 7 तक। 3 वाले को क्या बोलते हैं? 4 वाले को, 5 वाले को, 6 को, 7 को। 3 वाले में एल्डोज और कीटोज को उदाहरण बताओ। ग्लिसरेल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन। 4 वाले का उदाहरण एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। 5 वाले का
और राइबोज और राइबोलोज, 6 वाले का ग्लूकोज और, हाँ ग्लूकोज को ग्लूकोलोज नहीं कर देना है ना, कि सर ने बोला ओ की जगह ऊ करना है, तो ग्लूको को ग्लूकू, है ना, ऐसा नहीं करना, सब जगह नहीं चलता, वो तो मैंने बताया, एरिथ्रोज का एरिथ्रोलोज हो जाएगा, और साथ में कौन हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब इन सब का हमें इंपॉर्टेंस देखना है कि इन सब का महत्व या फंक्शन क्या है। तो अगर हम सबसे पहले ट्रायोज की बात करते हैं, तो ट्रायोज में जब भी ग्लाइकोलिसिस होगी, बैठे आगे पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, तो जब भी ग्लाइकोलिसिस होती है, इस वाले डायग्राम को देखना ध्यान से, कहां है डायग्राम, एक ऐसा ध्यान से था, ये वाले, इसको वापस आएंगे, यहां देखो ध्यान से, ग्लाइकोलिसिस पर यह ध्यान से समझो, ये लिखा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या बाईफॉस्फेट, दिख रहा है कि छोटा हो रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, 6/6 से तुम क्या है ना। यहाँ देखो फ्रक्टोज मतलब कितने कार्बन वाला होगा, 6, अभी तो बोला था 6 में ग्लूकोज एल्डोज का उदाहरण है और फ्रक्टोज कीटोज, मतलब दोनों 6 वाले। तो जब ये फ्रक्टोज 2 में टूट रहा होगा तो दोनों कितने वाले होंगे, 3-3। तो जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसका ब्रेकडाउन, तो जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट होता है वो 2-3-3 कार्बन वाले अणुओं में टूट जाता है, और 3-3 मतलब ट्रायोज होगा। अब ट्रायोज में एक ग्लिसरल्डिहाइड होगा और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा, बस यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ा है, यहाँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ फॉस्फेट। तो जब भी हम ग्लाइकोलिसिस करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं एटीपी के लिए, तो जब भी हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो श्वसन या रेस्पिरेशन के 3 स्टेप में से पहला स्टेप। तो जब भी हम श्वसन करने जाते हैं तो पहला ग्लाइकोलिसिस है, फिर क्रेब्स साइकिल है और फिर ईटीएस है। तो जब भी हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो पहली स्टेज होती है ग्लाइकोलिसिस, अभी पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में, एक टॉपिक है ना मेटाबॉलिक, तो पूरा पढ़ेंगे पूरा कैसे होता है। तो इसमें हम जब ग्लूकोज को तोड़ने जाते हैं तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट ये 2-3-3 कार्बन में टूट जाता है, मतलब 2 ट्रायोज में टूट जाता है, एक ट्रायोज एल्डोज वाला होता और एक ट्रायोज कीटोज वाला। ये बात समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा जो ग्लिसरल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, क्या इसका कहीं इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उस समय ये दोनों बनते हैं जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो समझ में आ गया दोनों कहां मिलेंगे। तो ये जो ट्रायोज होते हैं, जब भी ग्लाइकोलिसिस होता है तो 6 कार्बन वाली शुगर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट 2 ट्रायोज में टूट जाती है, और 2 में टूट जाती है क्या बन जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, और एक क्या बन जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो आप ये हमेशा याद रखोगे 2 ट्रायोज आपको कहां मिलने वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस के दौरान। तो ट्रायोज में इतना याद कर लोगे, 3 कार्बन वाले शुगर को बोलते हैं ट्रायोज। जब भी फ्रक्टोज टूटेगा तो 2 ट्रायोज में टूट जाएगा, एक तरफ बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट और एक तरफ बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ट्रायोज याद हो जाएगा कहां बन रहा क्या है। अगला 4 कार्बन वाला कौन सा होगा, टेट्रोज होगा, 4 कार्बन वाला टेट्रोज होगा। इसका एग्जांपल क्या है, एरिथ्रोज। अब यहां ध्यान से सुनना, एक पाथवे है एचएमपी या पीपीपी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये सब मेटाबॉलिज्म में पढ़ना है। ये ध्यान से, मैंने डायग्राम बनाया है, यहां आपको एरिथ्रोज दिख रहा होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव, ये दिख रहा है एरिथ्रोज, ध्यान से। तो क्या होता है कि जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है वो ग्लाइकोलिसिस कर ले और एक ऑप्शन है एचएमपी या पीएमपी कर, वो फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो जब भी ग्लूकोज टूटता है तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर ग्लाइकोलिसिस के बाद एक और रास्ता होता है टूटने का, उसे या तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं या हेक्सोड मोनोफॉस्फेट संट बोलते हैं, एचएमपी संट। तो ग्लाइकोलिसिस एक नॉर्मल तरीका क्या है, ग्लाइकोलिसिस। इसके पहले एक और तरीका है जिससे ग्लूकोज टूट सकता है, या तो उसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या एचएमपी संट बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में तो अपन को ट्रायोज मिल गए थे, याद है,
पर जब उसके पैरेलल जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलेगा तो नॉन ऑक्सीडेटिव में आपको कौन मिल जाएगा, एरिथ्रोज मिल जाएगा। तो आपको 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज ग्लाइकोलिसिस में नहीं मिल रहा। ग्लाइकोलिसिस के पैरेलल एक और प्रोसेस होती है टूटने की, जैसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या एचएमपी संट, उसमें ये टूट जाता है। ये क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? तो एरिथ्रोज आपको कहां मिलने वाला है? एरिथ्रोज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसका दूसरा नाम क्या है? ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस का पैरेलल एक चैप्टर, पैरेलल एक प्रोसेस चलती है, उसमें आपको एरिथ्रोज मिल जाता है। तो एरिथ्रोज कहां मिलेगा? एचएमपी या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में आपको 4 कार्बन मिलेगा। 3 कार्बन कहां मिलेंगे? ग्लाइकोलिसिस के दौरान जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2,3,3 में टूटेगा तो मुझे 3,3 वाले 2 ट्रायोज मिल जाएंगे, उनमें से एक एल्डोज होगा और एक कीटोज होगा। क्लियर हो गया आप? चलो ठीक है, एरिथ्रोलोज भी इसी में मिलता है। अगला है पेंटोज। पेंटोज कौन होते हैं? 5 कार्बन वाले। इसमें कौन आते हैं? राइबोज और राइबुलोज। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये सब फिक्स है। आरएनए में कौन होता है? राइबोज, आर मतलब राइबोज, और डीएक्सो राइबोज कहां मिलता है? डीएनए में। तो 5 में राइबोज भी आता है, डीऑक्सी राइबोज भी आता है। राइबोज आरएनए का पार्ट है और डीऑक्सी राइबोज डीएनए, क्योंकि डी का मतलब डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो राइबोज किसका पार्ट है? आरएनए। इसके अलावा राइबोज एटीपी, एनएडी और एनएडीपी का भी कंपोनेंट है। तो जो राइबोज होता है उससे आरएनए बनता है, एटीपी बनता है, एनएडी बनता है और एनएडीपी बनता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज से क्या बनता है? डीएनए बनता है। इसके बाद जो राइबुलोज, राइबुलोज किस में आएगा? एल्डोज या कीटोज? कीटोज में। तो जो राइबुलोज होता है, हाँ वो एचएम इसमें। अब यहां देखो ध्यान से, ये दिख रहा है कुछ लिखा हुआ? राइबुलोज। अब यहां ध्यान से समझो, ये है केल्विन साइकिल। केल्विन को बोलते हैं C3। तो जब भी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 से या तो 3 कार्बन वाला बनता है या 4 कार्बन वाला बनता है। समझो, जब भी पौधे CO2 को लेते हैं तो सीधे 6 कार्बन वाला ग्लूकोज नहीं बनता। एक चीज समझो, जब भी पौधे CO2 फोटोसिंथेसिस में लेते हैं तो सीधे ग्लूकोज नहीं बनता, सीधे CO2 से ग्लूकोज नहीं बनता। या तो CO2 से 3 वाला बनता है या फिर 4 वाला। 4 वाला होता है OAA और 3 वाला होता है PGA। अगर PGA बना मतलब 3 कार्बन वाला, OAA बना तो 4। जितना याद लो, कम से कम इतना याद कर लो, कार्बन CO2 से या तो कोई 3 कार्बन वाला अणु बन जाएगा या 4। इतना तो याद हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस में कभी भी CO2 से सीधे ग्लूकोज 1 कार्बन से सीधे 6 कार्बन नहीं बन जाते। पहले 1 कार्बन से या तो 3 वाला चला जाएगा या 4। 3 वाले साइकिल को ही C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जब भी पौधे CO2 की मदद से, सनलाइट में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं तो 1 कार्बन वाला CO2, CO2 में कितने कार्बन होते? 1। ग्लूकोज में कितने होते हैं? तो 1 से 6 डायरेक्ट नहीं बनता, 1 से या तो 3 बनता है या 4 बनता है। गन्ने और मक्के में 4 बनता है, बाकी सब में 3 बनता है। तो इन 3 में तो ध्यान रखना। तो इस कार्बन को किसने पकड़ा हुआ है? राइबुलोज ने। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को एब्जॉर्ब या ट्रैप करने वाला पदार्थ कौन होता है? राइबुलोज। किस चक्र की बात हो रही है? तो जब भी पौधों में केल्विन चक्र चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि पौधों को CO2 को पकड़कर ग्लूकोज में आगे बनाना है। डायरेक्ट नहीं बनाते, पहले 3 वाला बनाएंगे, PGA बन रहा है, PGA फॉस्फोग्लिसरेट, और आगे चल के पर कहीं ग्लूकोज, ग्लूकोज, हाँ ये बन गया ग्लूकोज, दिख रहा है ग्लूकोज। तो ये सीधे ग्लूकोज नहीं बनाते, पहले क्या बनाते? 3 वाला, पर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज। तो जब भी पौधे CO2 को पकड़ते हैं या तो 3 कार्बन वाला PGA बनाते हैं या 4 कार्बन वाला OAA बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आगे चल के ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस जो हम बचपन में पढ़ते थे, 6CO2, 6H2O, C6H12
O6 वो बच्चों को बहलाने वाली बातें, सीधे बनता नहीं है। ये बात समझ में आ गया। तो जब भी 3 कार्बन वाला पीजीए बनता है तो वो किसकी मदद से बनता है? इसका मतलब पौधों में ग्लूकोज बनाने में एक बहुत बड़ा रोल किसका हो जाएगा? राइबोलोज। क्योंकि राइबोलोज में कितने कार्बन होते हैं? 5। तो इसका मतलब 2 पीजीए तो बना ही सकता है और बाद में वो कंबाइंड होकर क्या बन जाएंगे? ग्लूकोज। बस उसको एक कार्बन और चाहिए ना, तो इसको एक CO2 चाहिए ही चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस में C3 के दौरान CO2 को ट्रैप करने में, होल्ड करने में किसकी जरूरत पड़ती है? राइबोलोज। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की जरूरत कहां पड़ती है? आरएनए बनाने में किसकी जरूरत है? राइबोज। और डीएनए बनाने में किसकी जरूरत है? डीऑक्सीराइबोज। राइबोलोज की मदद जरूरत कहां पड़ेगी? ये क्लियर है? याद हो जाएगा? चलो बहुत बढ़िया। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने में बांट सकते हैं? 3। कौन कौन? मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड में बांट सकते हैं। ठीक है, मोनो, ओलिगो, पॉली। मोनो को फिर कितने में बांट सकते हैं? C3 से। C3 वाले को, C4 वाले को, 5 वाले को, 6 वाले को, 7 वाले को एप्टोज। इन दोनों में, सब में एल्डोज कीटोज हो जाएंगे। C3 का एल्डोज, C3 का कीटोज, C4 का एल्डोज, C4 का कीटोज एथरोज, C5 का एल्डोज राइबोज और डीऑक्सी दोनों है, और C5 का राइबोलोज, C6 का कीटोज में, C7 का ग्लोएप्टोज और साथ में सैडोहेप्टोज। ठीक है, 3 वाले ये एल्डोज कीटोज कहां मिलते हैं? कब मिलता है? जब फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, क्योंकि 1,6 2 फॉस्फेट है ना, 1,6 बाई फॉस्फेट, तो दोनों तरफ एक एक फॉस्फेट दे देगा। 6 वाला फ्रक्टोज एक ट्रायोज और एक ट्रायोज में टूट जाए तो 6 वाले के लिए 3 में टूटना कोई बड़ी बात नहीं, तो टूट जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड और डायोक्सी। प्लस उसके पास कितने फॉस्फेट है? 2। 1,6 बाई, एक फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड को दे देगा और एक डाई, इसलिए वो बन जाता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट और डायोक्सी। ये समझ में आ गया दोनों में फॉस्फेट कहां से आए? इसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा? टेट्रोज। टेट्रोज कहां मिलता है? ग्लाइकोलिसिस के पैरेलल एक और पाथवे चलता है, उसमें जो नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है उसमें आपको मिल जाएगा एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। 5 वाला कहां मिलेगा? राइबोलोज कहां मिलेगा? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल किस प्रोसेस में मिलता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल चलता है। जरूरी नहीं केल्विन ही चले, C3 के अलावा C4 भी चल सकता है, केम भी चल सकता है। 3 प्रोसेस है सर, क्योंकि उनकी आउटर सेल में, अच्छा वो ऑक्सीजन का बता रहा हूं। चलो, अच्छा सवाल है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है? नहीं यार, क्या करो, मेरी नाक कटा रहे हो। कोई भी अपने बाहरी कक्ष में, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कोई O2 भी, हर किसी के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं? 6। कितने और ले सकता है? इसलिए वो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड इसलिए नहीं बना पाता कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इसलिए 2 बॉन्ड बना सकता है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर 5 होते हैं, चाहिए कितने हैं? 8 है तो 3 और चाहिए, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। फ्लोरीन के बाहर 7 होते हैं, कितने चाहिए? तो बस 1 बना सकते, इससे ज्यादा बता ही नहीं सकता। तो कौन कितने बॉन्ड होते हैं डिपेंड है कितनी कमी है। 1 की कमी तो 1 बॉन्ड, 2 की कमी तो 2 बॉन्ड, 3 की कमी हो तो 3 बॉन्ड, बस ये कारण और कुछ नहीं। अब तो PSC में हट गया फिजिक्स केमिस्ट्री। अब है जाइलोज। तो प्लांट में जो हेमी सेल्यूलोज होता है, सेल वॉल होती है ना, हेमी सेल्यूलोज की बनी, उसका घटक होता है जाइलोज। अच्छा जाइलोज नहीं लिखाया था ना? अच्छा जाइलोज, जाइलोज एल्डोज है और जाइलोज कीटोज है। तो जो जाइलोज होता है वो पौधों की सेल वॉल में हेमी सेल्यूलोज का एक कंपोनेंट। तो जो पौधों के अंदर हेमी सेल्यूलोज मिलता है वो किसका? आज 4:30 के बाद वाली क्लास नहीं है ना, एक्चुअली मैंने शुरुआत में बता दिया, ग्रुप पे नहीं डाल पाए, ये बोल दिया 2-3 दिन तक 4:30 वाली क्लास नहीं है, 2-3 दिन बाद वापस आ जाए। किसमें? हाँ
तो जाइलोज अपने लिखा है, काय में लिखा था? पेंटोज भी लिखा था। कौन सा? जाइलोज एल्डोज है, जाइलोलोज पेटोज। चलो ठीक है, 2-3 दिन, क्योंकि जो बोर्ड हमने नया मंगाया था वो थोड़ा सा खराब हो गया तो वो लौटा दिया, तो एक बोर्ड की अभी फिलहाल 2-3 दिन तक कमी है, 1-2 दिन में आ जाएगा तो फिर वापस कर देंगे। क्रैश कोर्स पूरा करने से टेस्ट निकल जाता, 100% निकल जाएगा यार। अच्छा, तुम्हें पहली बार ज्यादा समझ में आया कि अब ज्यादा आ रहा है? तो मुझे तो ऐसा लगता है दोबारा में ज्यादा समझ में आता है। क्या? अच्छा, अभी तो केवल टाइप पढ़ रहे हैं ना? है, स्पीड तो देखो यही रहेगी। हाँ, लेकिन डायमेंशन आपको ज्यादा ही मिलते जाएंगे, पिछली बार से 1-2 ज्यादा ही मिलेंगे। कैसा? हाँ, मतलब इससे स्लो नहीं हो सकती। सही है। कैसा? ठीक है, कोई 3 दिन है मेरे पास, 3 दिन में मुझे कराना है, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल बता दूंगा। देखो कल आप लोग सुनो, कल आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पढ़ के आ जाना। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तो भले ही अपन 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ सकते, कोई अपने पास 3 से 5 तक का स्लॉट रहता है, तो ये पढ़कर आ जाना। जिन लोगों के पास नोट्स है, जो नहीं है कोई दिक्कत, जो देखो पढ़ चुके हैं एक बार वीडियो देखकर भी आ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पिछली बार पढ़ाया उससे 2-4 फैक्ट हमेशा जोड़ते चले जाएंगे, वो आपको समझ में आ रहा होगा। पिछली बार बहुत चीजें नहीं थी, इसमें एड ऑन होती जा रही है, तो आप जो भी पढ़ाया था 2 फैक्ट एक्स्ट्रा ही मिलते जाएगा। तो अगर कोई वीडियो देखकर आ सकता है तो वीडियो देख के आ जाओ। कल 3 से 5 चलेगा, अभी 2-3 दिन तक आपकी 4:30 वाली क्लास नहीं है ना? हाँ हाँ, जाइलोज वाला एल्डोज है, 5 वाला। पेंटोज, पेंटोज, पेंटोज को उदाहरण, जाइलोज पेंटोज को उदाहरण। ये पौधे की जो सेल वॉल है वो काय की बनी होती है? हेमिसेलोज, उसका कंपोनेंट है। तो जो पौधों की सेल वॉल है हेमिसेलोज, वो जाइलोज की बनी होती है। ठीक है, तो जाइलोज की बनी होती है साइलोज। तो कल आपको कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ के आना है, प्रोटीन पढ़ के आना है और फैट पढ़ के आना है। इसमें से तीनों पूरे नहीं होंगे, 2 पूरे हो पाएंगे, एक आधा हो पाएगा। ठीक है, तो कल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये पूरा पढ़ के आ जाना। कल अपन 3 बजे से इसको फिर से शुरू करते हैं, है ना? थैंक यू। हाँ पूछो। किसमें दोनों होती है? पढ़ेंगे ना अपन, रिड्यूसिंग दोनों पढ़ना है अपन। एक भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्लास